जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू की क्लासेज। तो जो हम लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तक। उसके आगे हम लोग जानेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में आने वाला, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं और इसको उपचयन भी कहते हैं, ठीक ना। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो प्रश्न क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कुछ किसी तत्व या यौगिक से इसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, निकास होता है। इससे क्या होता है कि तत्व या किसी यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ जाता है और हाइड्रोजन निकल जाता है बाहर, इससे उसका ह्रास हो जाता है, विनाश हो जाता है, ठीक है। निकल बाहर निकल जाता है उस तत्व या यौगिक से, उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया ना। देखते हैं बोर्ड पर कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बार बार बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। फिर से देखते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का योग, बार याद रखिए, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण या उपचयन। याद रखिएगा, जैसे देखते हैं C+O2 CO2, इसमें कहता है कि ऑक्सीजन योग कर गया है ना, तो हो क्या गया, C क्या हो जाएगा, कार्बन, कार्बन का क्या हो गया, उपचयन हो गया। उस S+O2 SO2 तब गंधक, माने S गंधक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, S का उपचयन, माने गंधक का उपचयन हो गया, ठीक है। और इसी में वो अगला प्रश्न दिया है कि अपचयन या अवकरण, इसको ठीक से ध्यान रखिएगा, इसके अपोजिट वो वाला है, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी हाइड्रोजन का योग, आपकी बार क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे क्या कहते हैं, अपचयन या अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। तब तक इसको हम स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको हम प्रश्न लिख दे रहे हैं और उसका आंसर भी लिख रहे हैं, तब तक आप लोग उसको भी लिख लीजिएगा और याद करिएगा, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम लोग चलेंगे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया की तरफ। देखते हैं अपचयन या अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे आपको बताए थे कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इस बार हाइड्रोजन का योग हो जाएगा, उसमें क्या होता था कि ऑक्सीजन का योग होता था और हाइड्रोजन बाहर निकलता था। इसमें क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन का योग हो जाएगा, हाइड्रोजन का योग हो जाएगा और ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा, ठीक है। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का योग हो जा रहा है, बस यही अंतर है इसमें, ठीक है। जैसे देखते हैं कि H2 + Cl2 2HCl, इसमें Cl2 का अपचयन हो रहा है और जल करते हैं H2 + O2, जल जब बन रहा है तो इसमें ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, ठीक है। इसको बार बार बोल रहे हैं, इसमें भी जैसे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, अपचयन या अवकरण। या उसमें आगे जाएगा किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, वो उपचयन या ऑक्सीकरण। दोनों में यही अंतर है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न, रेडॉक्स या अपचय अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसको रेडॉक्स भी कहते हैं या इसका दूसरा नाम है अपचय अभिक्रिया, रेडॉक्स भी और अपचय भी कहते हैं। तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को संयुक्त रूप से जब दोनों साथ साथ अभिक्रिया होगा तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। हालांकि इसमें एक और चीज आपको जानना है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है, इसको नोट में भी इसको कर लीजिएगा कि अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है। तो जब साथ साथ होगा तो उसको कहते हैं रेडॉक्स या अपचय अभिक्रिया, इसका नाम ये है, अपचय भी इसको कहते हैं। तो
उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जब मिलेगा तो कॉपर अलग होगा और जल अलग होगा। उधर जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से मिलेगा तो जस्ता जिंक अलग हो जाएगा और कोबाल्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक छोटा प्रश्न है, इसको अपना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, याद करिएगा, नोट कर लीजिएगा। तब तक हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न के तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न, दहन किसे कहते हैं। ठीक है, दहन किसे कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ हो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, आप लोग जानते करते हैं कि जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा कोई पदार्थ जलेगा ही नहीं। तो कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा, उसी को कहते हैं दहन। जब कोई प्रकाश जो पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं दहन। बोर्ड पे देख लीजिएगा आप लोग कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो उससे तो ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, नहीं, इस प्रक्रिया का कहते हैं दहन। जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, जो कोयला है, कोयला कार्बन का रूप है, तो जलेगा तो CO2 गैस बनेगा और ऊष्मा हीट निकलेगा और प्रकाश निकलने करता है। कोई भी थोड़ा सा ही प्रकाश निकलेगा तो वही प्रक्रिया कहते हैं कि दुनिया में कोई पदार्थ जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ऊष्मा और प्रकाश देगा, इसी प्रक्रिया कहते हैं क्या, दहन। जैसे C+O2 CO2 ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है, अब इस बार जानेंगे कि दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। आखिर दुनिया में क्या कोई भी पदार्थ जल जाएगा, कहीं भी जल जाएगा? तो नहीं, इस प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे। अभी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम चलते हैं कि दहन के लिए आवश्यक शर्त कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलते हैं दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या है। तो देखिए लिखे हैं कि दहन के लिए आवश्यक शर्त 3 होते हैं। दहन के लिए आवश्यक शर्त 3 होते हैं। सबसे पहले क्या है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी कि कोई भी पदार्थ जलेगा, जलने वाला होगा तबे ना, इसमें 3 शर्त चाहिए। 3 शर्त एक भी नहीं रहेगा तो नहीं हम जला पाएंगे। जब कोई हमसे आपसे कहेगा कि ईंट जलाइए, पत्थर जलाइए, जला पाइएगा? नहीं जलेगा, कि कोई जलने वाला पदार्थ नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आप कहेंगे किसी बच्चा को पढ़ाइए, तो जब वो पढ़ना ही नहीं चाहता है तो आप कैसे पढ़ाइएगा उसको? पढ़ने वाला बच्चा क्यों नहीं पढ़ाइएगा? जब वो नहीं पढ़ेगा तो कैसे पढ़ाइएगा? तो दहनशील पदार्थ उसे कहते हैं, जब जलने वाला कोई पदार्थ है तो कैसे जलाइएगा उसको? तो पहला क्या है कि जलने वाला पदार्थ, यानी कि लकड़ी, कागज, पुआल, कोयला, जो भी सब चीज हो, जलने वाला आपका पदार्थ चाहिए। दूसरा है क्या कि दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। पोषक पदार्थ क्या है? दहन के लिए पोषक पदार्थ होता है ऑक्सीजन गैस। जैसे मान लीजिए कि लकड़ी भी हो, आपके पास आग भी हो और ऑक्सीजन गैस ही नहीं है तो नहीं जला पाइएगा। तो पोषक पदार्थ यानी कि ऑक्सीजन होना आवश्यक है जलाने के लिए। ऑक्सीजन रहेगा तभी दहनशील पदार्थ का जलेगा। और तीसरा है कि ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये है कि अभी जैसे मान लीजिए कि लकड़ी का पूरा बड़ा गुटका है, अब हम आपको कहें कि एक माचिस के एक तीली से उसको जला दीजिए, जला पाइएगा? नहीं जलिएगा, नहीं जलेगा वो। जैसे कोयला है, कोयला का एक मान लो बहुत बड़ा ढेर दे दिया आपको, मैंने ढेरा दे दिया कोयला का टुकड़ा बहुत बड़ा, और उसमें हम कहें कि आप इसको कागज से जला दीजिए, एक कागज दे देंगे उसे जलाइए, जलेगा? नहीं जलेगा। उसके लिए क्या चाहिए कि उतना उसको ताप चाहिए। पहले आप लोग घरों में लेते हैं कि कोयला जलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले गोईठा लकड़ी को आग धराते हैं तब उस पर कोयला रखा जाता है। लेकिन हाँ, जब एक बार कोयला धर लेगा तब फिर वो पकड़ लेगा। तो उसी तरह जिसके लिए जितना आग चाहिए, जैसे मान लो कागज जलाना है तो आराम से हम कांटी से जला सकते हैं। गोईठा जलाना है, थोड़ा सा भी कागज डालेंगे या पुआल डालेंगे, गोईठा जो देहात में होते हैं चिपरी, वो जल जाएगा। लकड़ी में भी हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को घर में कभी चलता है तो जो पतला हिस्सा है वो पहले लगाते हैं, मोटा हिस्सा पहले नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो ज्वलन तब प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो ज्वलन तब क्या होता है कि जो उसके लिए उतना भी ऊष्मा चाहिए, ताप चाहिए, तभी वो जलेगा। तो इसलिए कहते हैं ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो दहन के लिए ही आवश्यक शर्त है
पहला क्या है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन जलने वाला पदार्थ चाहिए। दूसरा क्या है, दहन के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन गैस होना चाहिए। और ज्वलनता यानी कि उतनी मात्रा में उसको आग चाहिए, उष्मा चाहिए, तभी वो जल पाएगा, नहीं तो नहीं जलेगा। ठीक है, तो यही प्रश्न फिर से देखिएगा, दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या है। तो 3 होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो इसको भी हम लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर हम चलेंगे कि ज्वाला में कौन कौन क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी, मध्य और आंतरिक। कौन कौन है अभी हम लिख दे रहे हैं, लिखिएगा। तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखते हैं ज्वाला के कितने क्षेत्र हैं। अभी बताया आपको ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। बाहरी भाग क्या होता है, किस रंग का आता है, नीला, और मध्य भाग होता है पीला, और आंतरिक भाग काला। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है आपका, दे देगा कि ज्वाला के आंतरिक भाग किस रंग का होता है, मध्य भाग किस रंग का होता है, या बाहरी भाग किस रंग का होता है। तब क्या रखना है, बाहरी भाग हमेशा रखिएगा, बाहरी भाग नीला, मध्य भाग पीला और आंतरिक भाग काला। देखिए हम फिगर बना है, 3 को निकाला है, जिस पर बाहरी है नीला, मध्य है पीला और आंतरिक भाग है काला। ठीक है, तो ज्वाला के ये 3 क्षेत्र हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसको याद रखिएगा। 3 क्षेत्र होते हैं और तीनों किस किस कलर का हम आपको लिखते हैं। ठीक है, लगभग यहाँ किताब दे देते हैं, लगभग यहाँ पर हम लोग को खत्म हो चुका है किताब से रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन इस पार्ट में भी बीटीसी का क्वेश्चन है, जो आपको 90% बीटीसी का ही क्वेश्चन आएगा। याद रखिएगा, साइंस में हर विषय में 90% ही आएगा। तो ये हम लोग पढ़े, और इसके अलावा जो किताब में जो आपका ये सब जो किताब आप लोग पढ़ते हैं उसमें देता है, वो बीटीसी किताब में जो क्वेश्चन मिलेगा वो हम लोग चलेंगे अगला पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और इसको ध्यान से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। तब तक हम लोग अगला पार्ट में चलेंगे। जब ये पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम लोग इसका पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।